जय हिंद। देखिएगा कि गुप्त काल और गुप्त राजवंश चल रहा है। गुप्त राजवंश में हम लोगों ने देखा एक सबसे निर्बल शासक का कार्यकाल भी हमने देखा था, जिसका नाम रामगुप्त। रामगुप्त के समय में शकों का आक्रमण होता है और रामगुप्त के समय जब शक आक्रमण होता है, रामगुप्त शकों से डरता है, युद्ध नहीं करता, अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकों को दे देता है। फिर इनके जो भाई होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय शकों से युद्ध लड़ते हैं, अपनी भाभी को छुड़ा कर लाते हैं, रामगुप्त की हत्या करते हैं। रामगुप्त की हत्या करने के पश्चात भाभी से क्या करते हैं? विवाह करते हैं। पता नहीं बाकी देश के अंदर कैसे होता होगा, विदेशों में तो विवाह कैसे होता है हम लोग पता नहीं। हमारे यहाँ पूरे टीका फना के साथ होता नहीं जी, एकदम पूरे रंगीन मतलब क्या बोलते उसको रंगीन कर दिया जाता है। तो हो सकता है कि हमारे हिसाब से शादी किया होगा। अपनी भाभी ध्रुव स्वामिनी से शादी करने के पश्चात देखिएगा वह एक और विवाह करता है जो नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ करता है। और कुबेर नागा के साथ विवाह करने के पश्चात उनको एक संतान उत्पत्ति होती है, एक पुत्री की प्राप्ति होती है, जिस पुत्री का नाम होता है प्रभावती। और प्रभावती का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ करता है। रुद्रसेन द्वितीय के साथ करता है। जब रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह करता है तो वकाटकों और जो गुप्तों का जो शक्ति होता है वो शक्ति दोगुनी हो जाती है। और दोगुनी होने के पश्चात यह शकों को आसानी से मसल देता है। क्लियर? फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का एक संतान होता है जिसका नाम होता है कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य। आज मेन फोकस रहेगा महेंद्रादित्य के ऊपर, कुमारगुप्त के ऊपर। इन्होंने बिहार के नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, जो आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात होता है। तो कुमारगुप्त के बारे में आज पढ़ेंगे हम। दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल श्रेया GS को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। लिखेंगे गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख लगाने का श्रेय गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख लगाने का श्रेय कुमारगुप्त को जाता है। किसको जाता है जी? कुमारगुप्त को जाता है। कुमारगुप्त को जाता है। नेक्स्ट, तुमैन अभिलेख में तुमैन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की भांति शांत कहा गया है। सूर्य की भांति शांत कहा गया है। नेक्स्ट, इसने
इसने अपने सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर, गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन करवाया। मयूर का अंकन कराया। कुमारगुप्त के समय, नेक्स्ट, कुमारगुप्त के समय नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना हुई। स्थापना हुई। अब देखिएगा कि नालंदा बौद्ध विहार की जो स्थापना होती है, नालंदा बौद्ध विहार राजगीर के बड़गांव में स्थित है। कहां? राजगीर के बड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट, यह क्या जी? बौद्ध विहार। यह बिहार के राजगीर, यह बिहार के राजगीर के बड़गांव में स्थित है। क्लियर? कहां स्थित है वो? राजगीर के बड़गांव में। नेक्स्ट, नालंदा बौद्ध विहार को महायान बौद्ध धर्म का, याद रखिएगा, नालंदा बौद्ध विहार को नालंदा बौद्ध विहार को महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड, महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि जो बौद्ध विहार थी, महायान शाखा की, किसकी थी? महायान शाखा की थी। नालंदा बौद्ध विहार को महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। अब यहां एक प्रश्न क्या है कि महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ठीक, महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? अब देखिए, बहुत लाजवाब प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आते हैं तो नालंदा बौद्ध विहार को महायान शाखा का था। महायान शाखा का मतलब कि महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा गया इसे। इसकी स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में होता है, महेंद्रगुप्त के द्वारा। और धीरे धीरे यह जो बौद्ध विहार था, यह एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में परिणत हो जाता है। देश विदेश से यहाँ विद्यार्थी शिक्षा अर्जन करने के लिए आते हैं, चाहे वह चाइना या अन्य देश हो। विश्व के कोने कोने से लगभग छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। आज वह बौद्ध विहार नालंदा विश्वविद्यालय
अपने अस्तित्व के लिए तरस रहा है, क्योंकि केवल सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, उसका जीर्णोद्धार नहीं करवाती है। नेक्स्ट देखिए, इसी नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज पुस्तकालय है। क्या है? धर्मगंज पुस्तकालय किस विद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज पुस्तकालय। और इस धर्मगंज पुस्तकालय के 3 पार्ट हैं। कितने भाग? 3 भाग हैं। लिखे गए रत्नोदधि, 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 रत्नरंजक, रत्नरंजक, रत्नसागर, रत्न सागर। ये 3 भाग है पुस्तकालय के। एक धर्मगंज पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? अरे सुनिए, नालंदा में, पाटलिपुत्रा में, बोधगया में, इनमें से कहीं नहीं। क्लियर? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, कुमारगुप्त के अंतिम समय में, कुमारगुप्त के अंतिम समय में कुमारगुप्त के अंतिम समय में पुष्यमित्र, नाम सुने आप लोग? पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। आक्रमण हुआ, पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। अब क्या होता है कि जब पुष्यमित्रों का आक्रमण होता है तो आक्रमण के पश्चात देखिएगा स्कंदगुप्त, कौन जी? इनके बेटा स्कंदगुप्त होता है। स्कंदगुप्त क्या करता है? उसे पराजित कर देता है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, इसी में आक्रमण हुआ जिसे स्कंदगुप्त ने पराजित किया, जिसे स्कंदगुप्त ने पराजित किया। क्लियर? तो अब तो स्पष्ट हो गया कि कुमारगुप्त यहाँ शासन समाप्त हो गया। कौन आ रहा है जी? स्कंदगुप्त। क्लियर? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है। अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है। क्लियर? अब क्या होता है कि जब 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त शासक बनता है गुप्त वंश का, तो इनके समय में हुणों का आक्रमण होता है। किसका? हुणों का आक्रमण होता है स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त राजवंश का वह कौन सा शासक जिनके शासन काल में हुणों का आक्रमण हुआ? गुप्त राजवंश का वह कौन सा शासक जिनके समय में शकों का आक्रमण हुआ? क्लियर? कुमारगुप्त, रामगुप्त के बाद विक्रमादित्य द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य,
और उसके बाद ये स्कंदगुप्त जिनके समय में हुणों का आक्रमण होता है। क्या होता है जी? हुणों का आक्रमण होता है। नेक्स्ट, इसके समय हुणों का आक्रमण हुआ, हुणों का आक्रमण हुआ। अब देखिएगा कि जब हुण आक्रमण करते हैं तो हुणों को पराजित कर स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। क्या करता है? नेक्स्ट, स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि विक्रमादित्य एवं कर्मादित्य, दोनों लिखेंगे, विक्रमादित्य एवं कर्मादित्य की उपाधि विक्रमादित्य एवं कर्मादित्य की उपाधि धारण किया। क्लियर? हुण को पराजित करने वाला जो शासक था, गुप्त शासक, वह स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण होता है। जब हुणों का आक्रमण होता है तो स्कंदगुप्त हुणों को पराजित करता है, और पराजित करने के बाद विक्रमादित्य व कर्मादित्य की उपाधि धारण करता है। क्लियर? नेक्स्ट, हुण मध्य एशिया, हुण मध्य एशिया की खनाबदोश जाति थी। हुण मध्य एशिया की खनाबदोश जाति थी। अब देखिएगा कि मध्य एशिया के थे, लेकिन इनका मुख्य काम क्या था? लूटपाट करना। क्या? लूट बचाना, और लूट बचा करके एक धन संपत्ति को लेकर के चले जाते थे। अब इनके डर से स्कंदगुप्त ऐसा पहला शासक था कि अपने सिक्कों में जो है मिलावट शुरू कर दी। क्या किया? सिक्कों में मिलावट शुरू कर दी। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त ने अपने सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट किए। क्लियर? अब यह समझिएगा कि ऐसा कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में गुप्तों की जो सिक्का थी उसमें सर्वाधिक मिलावट किए गए। क्लियर? नेक्स्ट, स्कंदगुप्त दूसरी राजधानी अयोध्या, स्कंदगुप्त दूसरी राजधानी अयोध्या बनाई। दूसरी राजधानी अयोध्या बनाई। नेक्स्ट, अब क्या होता है कि सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराना। क्लियर? लिखेंगे, सुदर्शन झील का
सुदर्शन झील का पुनः निर्माण अपने प्रांतपाल पर्णदत्त अपने प्रांतपाल पर्णदत्त, या फिर एक बार देख लेंगे, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण अपने प्रांतपाल पर्णदत्त व उसके पुत्र चक्रपाणि की देख रेख में कराया। उसके पुत्र चक्रपाणि की देख रेख में कराया। चक्रपाणि की देख रेख में कराया। स्कंदगुप्त का प्रांतपाल हुआ करता था आपको पर्णदत्त व उसके पुत्र चक्रपाणि के देख रेख में सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया गया। नेक्स्ट, इस झील के किनारे किस झील के हो? इस झील के किनारे विष्णु मंदिर बनाया गया। विष्णु मंदिर बनाया गया। क्लियर? अब एक चीज देखिएगा, समझ लेंगे कि हूणों को मलेच्छ कहा जाता था। क्या? मलेच्छ। हूणों को मलेच्छ कहा जाता था। जो हूण स्कंदगुप्त के शासन काल में आक्रमण किए थे उन्हें कहा जाता था मलेच्छ। क्लियर? देखिएगा, हूण क्या थे? मलेच्छ थे। और ये इनका जो काम था लूटपाट, लुटेरों का काम करना, डकैती करना, डाका डालना था। लेकिन हूणों को पराजित करने वाले शासक स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया और पराजित करने के पश्चात विक्रमादित्य और कर्मादित्य की उपाधि जैसी उपाधि धारण करी। नेक्स्ट, हूण यायावर भटकने वाले लोग थे। यायावर, हूण, यायावर भटकने वाले लोग थे। भटकने वाले लोग थे जो लूटपाट करते थे। नेक्स्ट, हो गया। अब एक चीज देखिएगा कि भारतीय इतिहास का प्रथम सती का जो मैंने पिछली कक्षा में बताया है, तो भानुगुप्त का जो एरर अभिलेख है ना, भानुगुप्त के एरर अभिलेख से प्राप्त होता है। लेकिन होता है कैसे कि इनके समय में मालवा पर आक्रमण हुआ, और मालवा पर कौन? तो भानुगुप्त, और 510 ईस्वी, कब? 510 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण होता है। उनके एक सेनापति हुआ करते थे, है ना, सेनापति, और ये अपने सेनापति गोपराज के साथ वहां पहुंचते हैं। हूणों का आक्रमण था। गोपराज वीरता पूर्वक लड़ते हुए, मालवा में शहीद हो जाते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं। और वही गोपराज की जो पत्नी होती है वह भारत की प्रथम सती अर्थात सत्य मौन धारण करती है और सती होती है। तो भारत की प्रथम सती होने का जो प्रमाण मिलता है वह भानुगुप्त के एरर अभिलेख, युद्ध हुआ था 510 ईस्वी में, आक्रमण था हूणों का। इनके जो सेनापति थे गोपराज के साथ वहां पहुंचे,
गोपराज उस युद्ध में मारे गए और उसी गोपराज की पत्नी भारत की प्रथम सती कहलाई। और इसी के साथ प्रथम सती होने का उल्लेख प्राप्त होता है। और आज हम लेते हैं विदा, होंगे कल ठीक अपने टाइम में उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।